आप सभी को क्या मेरी आवाज़ क्लियर आप तक पहुंच पा रही है? क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है? आप तक मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आप कमेंट करके कृपया बताएं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? मेरी आवाज़ क्लियर है? आप कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए, तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम दोनों आंखों को बंद करते हुए लंबी गहरी श्वास परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, जननी जन्मभूमि को प्रणाम करते हुए एक बार ओम का उद्गीत करेंगे। साथ में ही एक बार गायत्री महामंत्र के उच्चारण के साथ हम हमारा वक्तव्य प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, सबसे पहले आज मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर आप सभी का स्वागत करता हूं। हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपने मुझे ऑनलाइन योग क्लास लेने का अवसर प्रदान किया, जिसके माध्यम से हम योग से युवा शक्ति को कैसे जागरूक कर सकते हैं और साथ में उनको कैसे एक सही दिशा में हम रख सकते हैं। विगत कई वर्षों से राजमाता अहिल्या योग केंद्र अपने कार्यों को इसी प्रकार से करते आ रहे हैं। साथ में ही मैं बता दूं कि मैं अपना परिचय, स्वयं का परिचय देते हुए कि मेरा नाम महेश कुमार पाल है। मैं मध्य प्रदेश गुना से हूँ। साथ में ही मैंने योग का जो सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय उत्तराखंड से किया है 6 मंथ के लिए। इसके बाद मध्य प्रदेश पैरामेडिकल भोपाल से रेगुलर मैंने 1 ईयर कोर्स किया हुआ है, सर्टिफिकेट कोर्स। और MA योगा मैंने जबलपुर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, डिस्टेंस से। इसी शुभ अवसर पर
आज हम सभी एक साथ युवा साथी योग का प्रारंभ करेंगे। इससे पहले कि मैं जिस ज़िले से हूँ, ज़िला गुना, जो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में आता है, अगर इसकी भौगोलिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो इसका जो भौगोलिक स्तर ये मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर कि हम बात करें तो सिंधिया राजवंश का यहाँ पे शासन रहा है, और ये जो है हमारी सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद गुना के बारे में अगर हम बात करें तो गुना में दर्शनीय तीर्थस्थल के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ टेकरी सरकार मंदिर है, काफ़ी फेमस है। साथ में ही हमारे यहाँ बजरंगगढ़ किला है, देखने योग्य है। और साथ ही में जो गुना है, मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गुना में जो कुमराज तहसील है, कुमराज तहसील विश्व विख्यात धनिया मंडी के लिए जानी जाती है, जहाँ पे धनिया काफ़ी अच्छा और सुगंधित धनिया उत्पादन होता है। गुना क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की मिट्टी की अगर की क्षेत्र की बात करें तो मिट्टी यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र का मालवा का प्रवेश द्वार गुना को कहा जाता है। और भी बहुत सारे कई ऐसे तथ्य हैं जिनसे हम ज़्यादा परिचित नहीं हैं, लेकिन फिर भी गुना एक अपने आप में समृद्ध है और सशक्त है। यहाँ पे अगर कि हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो यहाँ गैल लिमिटेड है जो विजयपुर में स्थित है। और यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए राघुगढ़ में कॉलेज है, जो काफ़ी चर्चित कॉलेज है, जहाँ पे बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और अगर कि हम गुना के बारे में और भी देखा जाए तो गुना NH46 पर यहाँ से निकला हुआ है, हाईवे NH46। तो इतनी सारी चीज़ें गुना से संबंधित हैं। वैसे मैं गुना में काफ़ी कम रुका हूँ, तो जितना मुझे जानता हूँ मैं उतना गुना के बारे में काफ़ी आप लोगों के साथ मैंने विचार विमर्श किया गुना से संबंधित। अब हमारा जो मुख्य विषय है योग से युवा निर्माण, और युवा निर्माण से जो जुड़ी हुई कड़ी है वो राष्ट्र निर्माण तक जाती हुई। तो किस प्रकार से एक युवा शक्ति एक राष्ट्र के विकास में अपना सहभागीदारी प्रस्तुत करती है, इसको देखते हुए आज हम कुछ यौगिक व्यायाम हैं, जिसमें कुछ यौगिक व्यायाम के माध्यम से हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम योग में शारीरिक व्यायाम करेंगे, मतलब युवा वास्तविकता में किन परिस्थितियों से गुजरता है, किन परिस्थितियों में वो वैचारिक मतभेदों के कारण या फिर उसका संतुलन नहीं होता अपने विचारों पर, या फिर किसी प्रकार से कोई समस्या उनके सामने आ जाती है तो वो समस्या का सही से हल नहीं निकाल पाते हैं। तो इन कारणों से वो कहाँ असफल हो जाता है, वो असफलता उसके पूरे जीवन के विकास पर अवरोध पैदा करती है, और वही अवरोध राष्ट्र विकास में कहीं ना कहीं जाकर अवरोध पैदा करता है। तो सबसे पहले जो युवाओं के लिए ज़रूरत है वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य से ही युवा सशक्त और मजबूत बनेगा। जब युवा का स्वास्थ्य मजबूत होगा तो युवा सशक्त और मजबूत बनेगा। तो स्वास्थ्य को कैसे डेवलप किया जाए युवा के स्वास्थ्य को डेवलप करने के लिए हमें योग चाहिए। अब स्वास्थ्य में भी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, इन सभी समस्याओं में युवा शक्ति हमारी उलझे ना, और इन सभी समस्याओं का समाधान करते हुए वो अपने जीवन में विकास करते और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे। तो इसी माध्यम से हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले शारीरिक विकास करने के लिए युवा शक्ति के लिए क्या आवश्यक है, तो शारीरिक विकास करने के लिए हम योग में देखते हैं तो बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे योग सीरीज हैं, अष्टांग योग है, हठ योग में बहुत सारे आसन हैं, सूर्य नमस्कार सीरीज है, प्रज्ञा योग सीरीज है, कुछ दंड हैं, कुछ बैठकें हैं। इनके माध्यम से युवा अपने शारीरिक बल को बढ़ा सकता है, जिससे कि उसको
जीवन में विकास करने में किसी भी प्रकार से शारीरिक बल की जहाँ ज़रूरत लगती है वो शारीरिक बल का अपना पूरा का पूरा प्रयोग कर सके। तो आइए जानेंगे हम उसी शारीरिक बल को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे हमारे अंदर एक ऊर्जा को संचित करके उस ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग किया जाए। तो सबसे पहले हम योग को अगर कि समझें तो योग शब्द का एक अर्थ अलग ही हो जाता है, ना कि एक शारीरिक व्यायाम। जो हम आसन प्राणायाम करते हैं ये एक महज शारीरिक स्वास्थ्य को रखने के लिए है। योग वास्तविक है क्या उसको हम आगे समझेंगे। इससे पहले हम हमारा जो विषय है उस पर चलते हैं। योग से युवा निर्माण और युवा से राष्ट्र निर्माण कैसे होगा। तो सबसे पहले युवा निर्माण की जो प्रथम श्रेणी है शारीरिक विकास के लिए हम जो करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। तो शारीरिक विकास के लिए हम सबसे पहले शारीरिक व्यायाम करेंगे जो यौगिक जॉगिंग के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले हमारी बॉडी को थोड़ा हल्का फुल्का गर्म करेंगे, थोड़ा सा हल्का योग सॉन्ग के माध्यम से यौगिक जॉगिंग करेंगे 5 मिनट। इसके बाद फिर हम सूर्य नमस्कार सीरीज करेंगे, फिर प्रज्ञा योग, इसके बाद कुछ दंडों का अभ्यास करेंगे जिसके माध्यम से हम हमारे शरीर को बलिष्ठ बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं और हमारी ऊर्जा को हम संचित करके रख सकते हैं जो हमारे राष्ट्र निर्माण में उपयोगी बने। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट आप सभी के साथ में। एक योग सॉन्ग के माध्यम से आप सभी मेरे साथ साथ करते रहेंगे, देखते रहेंगे। देखते भी रहेंगे और करते भी रहेंगे।
संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि अगला जैसे हमारा इस बैंक के सारे विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखते हैं बंदों का अभ्यास किस प्रकार से हम बंदों के माध्यम से शरीर को बलिष्ठ बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहला जो दंड है वो हमारा साधारण दंड। सबसे पहला जो दंड है वो हमारा साधारण दंड। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि
भेजने के लिए केवाईसी की कोई जरूरत नहीं है, बस पेटीएम। अगला जो दंड है हमारा, हमने सबसे पहले किया साधारण दंड, फिर किया राम मूर्ति, फिर किया वक्ष विकासक, अब है हनुमान दंड। हनुमान दंड में हम क्या करते हैं, पर्वत आसन में जाएंगे और धीरे धीरे बॉडी को आगे की ओर लाएंगे, थोड़ा आगे पुश करेंगे, एक साइड झुकाएंगे, वापस आएंगे, दूसरी पैर को आगे लाएंगे इस तरह से। ये अगला दंड है हमारा वापस वृश्चिक दंड। अगला दंड है हमारा वृश्चिक दंड, जिसमें हम पैर को ऊपर उठाएंगे, लास्ट दंड है हमारा पलट दंड। पलट दंड का अभ्यास हम जो लास्ट हमारा दंड है वो पाशर है, सॉरी। तो पाशर में क्या करेंगे, वापस पर्वतासन में जाएंगे और श्वास देते हुए साइड में इस प्रकार से हमारे दंड के अभ्यास यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। और जब इस प्रकार से हम शारीरिक दंड करते हैं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, प्रज्ञा योग की सीरीज करते हैं, जिससे हमारे शारीरिक विकास होता है। शरीर जो हमारी मांसपेशियाँ मजबूत बनती है, बलिष्ठ बनती है, हमारे अंदर एक शक्ति का विकास होता है, जिसके माध्यम से हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं और हमेशा ऊर्जावान बने रहते हैं। तो इसी की आगे श्रृंखला में अगर हम बात करें तो युवाओं का शारीरिक विकास होना कितना आवश्यक है एक राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो क्या योग के माध्यम से हम युवाओं का शारीरिक विकास कर सकते हैं, साथ में ही उनका मानसिक डेवलपमेंट भी किया जा सकता है। तो जैसे कि अभी हमने देखा, योगिक व्यायाम करने के बाद में हमने सूर्य नमस्कार सीरीज की, प्रज्ञा योग की कुछ सीरीज की और साथ में कुछ दंडों का अभ्यास किया। तो इनके माध्यम से शारीरिक विकास जैसे होगा तो फिर युवा अपने आप ही युवा शक्ति का धनी हो जाएगा। साथ में ही फिर वो अपने आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं उनको आराम से संपूर्ण स्थिति के अनुसार अपने मानसिक बैलेंस को बनाते हुए भावनात्मक एवं अपने, जैसे कि हमने देखा कि योग से शारीरिक विकास हमारा हुआ, इसके बाद मानसिक विकास कैसे होगा। तो मानसिक विकास के लिए अगर कि हम बात करें तो मानसिक विकास करने के लिए योग में आसन है। कुछ आसन ऐसे हैं जो एकाग्रता बढ़ाते हैं, हमारे शरीर का बैलेंस बनाते हैं, हमारे मन का बैलेंस बनाते हैं। आसन के बाद प्राणायाम है, कुछ मुद्राएं हैं जिनके माध्यम से हम हमारे शरीर का
शारीरिक विकास के साथ साथ हम मानसिक डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो वो कौन सी क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हमारा भावनात्मक विकास, हमारा आध्यात्मिक विकास, हमारा वैचारिक दृष्टिकोण, कहीं ना कहीं युवा वैचारिक दृष्टिकोण से लेके या फिर भावनात्मक तौर पर असंतुलित रहते हैं, तो उनको कैसे बैलेंस किया जाए। तो उसके लिए हम प्राणायाम सीरीज करते हैं। प्राणायाम में जैसे कि हम सब जानते ही हैं, योग में प्राणायाम अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, जैसे कि श्वास प्रश्वास के माध्यम से अपने अंदर प्राण ऊर्जा को स्थापित करना, श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारे अंदर प्राण ऊर्जा को स्थापित करना और हमारे अंदर जो शिथिल अवस्था में सोई हुई शक्ति है उसको जागृत करना। शारीरिक विकास के अवरोध में जो स्वास्थ्य हमारा बनता है या स्वास्थ्य संबंधी हमारे अंदर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, तो उसके लिए यौगिक अभ्यास में हमने आसन प्राणायाम सीरीज को चुना है। इसीलिए तो जैसे ही एक युवा शक्ति का जब शारीरिक विकास के साथ साथ जब मानसिक विकास डेवलप होता है, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर वो कर लेता है। तो सबसे पहले अगर ये हम प्राणायाम की सीरीज में देखें, तो अभी हमने किया दंड का अभ्यास किया, सूर्य नमस्कार सीरीज का अभ्यास किया। तो इसी अभ्यास के क्रम में, और अभी सर्दियों का सीज़न है, तो इस समय में हम भस्त्रिका प्राणायाम जो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों का समाधान करती है और हमारे अंदर सोई हुई चेतना को जगाती है। इन्फेक्शन है हमारे अंदर, किसी प्रकार की एलर्जी से संबंधित समस्याएं हम, तो उन सभी समस्याओं का भस्त्रिका प्राणायाम से हमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वज्रासन, सुखासन या फिर पद्मासन, जो भी हमें अनुभव जिसमें हम सुखपूर्वक बैठ सके, उसमें बैठ के भस्त्रिका प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले जो भस्त्रिका प्राणायाम है, में धीरे धीरे श्वासों को हम हमारी नाभि केंद्र तक ले जाते हैं, थोड़ा सा रोकते हैं, वापस छोड़ देते हैं। जिन भाइयों को हाई बीपी की समस्या होती है उनको ये भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। हाई बीपी वालों को, लो बीपी वाले धीरे धीरे इस अभ्यास को कर सकते हैं। या जो कोई भाई बहन हमारा पहले से कोई रोगग्रस्त है, तो वो प्राणायाम आसनों का जो अभ्यास करते हैं वो अपने अनुसार धीरे धीरे और किसी योग निर्देशक के मार्गदर्शन में ही करें, जिससे कि उन्हें उसका कोई नुकसान ना हो। वैसे तो योग में सभी लाभ ही लाभ होता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम में हम सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेते हैं, थोड़ा रोकते हैं, फिर छोड़ देते हैं। भस्त्रिका करते करते जैसे हम भस्त्रिका आगे की श्रेणी में जाते हैं, तो हमारे अंदर के जितने भी विकार हैं वो धीरे धीरे बाहर होते चले जाते हैं और हमारे अंदर एक पवित्रता का प्रवेश हो जाता है, एक सत प्रवृत्ति आने लगती है, विचारों का आगमन होने लगता है और हम पूर्ण रूप से अपने आप को योग में करके एकाग्र बनाते हुए जीवन की उस उन्नत अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां वास्तविकता का मूल्य होता है, जहां वास्तविकता है, जहां परम आनंद की अनुभूति होती है। तो धीरे धीरे हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, इसके माध्यम से जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे अंदर, चाहे हमारे डाइजेस्टिव रिलेटेड सिस्टम से कोई प्रॉब्लम हो या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या फिर हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इन सभी प्रॉब्लमों को ये धीरे धीरे समाप्त करता है और इनसे रिलेटेड आए हुए अवरुद्ध को दूर करके पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध प्राणवायु का संचार करता है हमारे अंदर। इसके माध्यम से जब अगर कि हम हमारे एनएस वाले पार्ट को उठाकर एक साथ करते हैं, जब सांस लेते हैं तो एनएस वाले पार्ट को हम इसे उठा लेते हैं,
बंद करते हैं, वो लगा लेते हैं और फिर जब श्वास छोड़ते हैं तो उसे वापस छोड़ देते हैं। तो इससे जो हमारे एनएस पार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और हम पूर्ण रूप से स्वास्थ्य की ओर बढ़ने लगते हैं, आरोग्य की ओर बढ़ने लगते हैं। तो यही एक कड़ी जुड़ जाती है कि योग से युवा निर्माण, युवा के चरित्र का निर्माण, युवा की विचार शैली का निर्माण और युवाओं के भावनात्मक असंतुलन जो होता है वो भावनात्मक असंतुलन संतुलन में बदल जाता है और युवा एकाग्र होकर अपने कार्यों में संलग्न हो जाता है। यही कड़ी जुड़ती है राष्ट्र निर्माण की ओर। जब युवा अपने कार्य में एकाग्र होकर संलग्न होगा तो राष्ट्र निर्माण के लिए ये अत्यंत ही सुखद परिणाम होगा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण युवा शक्ति के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो आगे हम देखते हैं, हमने अभी भस्त्रिका प्राणायाम किया। भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए कोई सा भी हम आसन चयन कर ले, सुखासन, पद्मासन। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट नासिका से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट नासिका से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अगर कि हम लाभ देखें तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो युवा हमारे अनिद्रा के शिकार हैं या जिनको मानसिक स्तर पे कोई विक्षिप्ति है, जिनको बार बार पढ़ने के बावजूद भी याद नहीं रहता है या एकाग्र नहीं रह पाते हैं, तो अनुलोम विलोम का सबसे पहला ये लाभ है कि ये हमारे अंदर के भावनात्मक असंतुलन को बैलेंस करता है। साथ में ही हमारे अंदर की जो प्राणवायु है, जो ऑक्सीजन है, उसको प्रत्येक सेल्स तक पहुंचाता है। बॉडी के प्रत्येक सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है। प्रत्येक सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचने के बाद जो सेल्स विक्षिप्त हो गए वो पूर्ण रूप से हमारे अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिसके द्वारा हम पूर्ण एकाग्र होकर योग को समझ पाते हैं और हमारे अंदर की जो विकार हैं वो धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे मस्तिष्क संबंधी विकार या हमारे शारीरिक या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो या फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो या फिर हमारे किसी भी प्रकार के सिस्टम से रिलेटेड जो विकार हैं वो धीरे धीरे इससे दूर होने लगते हैं और धीरे धीरे हम उस परम चेतना की ओर आगे बढ़ जाते हैं। हम उस परम आनंद की ओर धीरे धीरे अपने मस्तिष्क का विकार करते हुए, अपने मस्तिष्क का विकास करते हुए धीरे धीरे एकाग्र होकर और ध्यान की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अनुलोम विलोम करने से हमारे जीवन में आए हुए विकार, हमारे अंदर मस्तिष्क से संबंधित जो विकृतियाँ आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं और हम पूर्ण रूप से एकाग्र होकर और पूर्ण आरोग्यता की ओर बढ़ जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमने देखा कि भस्त्रिका किया, अनुलोम विलोम किया, यही हमारा होता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी भी हमारे मानसिक विकारों से संबंधित अनिद्रा की समस्या है या फिर हम किसी भी प्रकार की चिड़चिड़ापन है हमारे अंदर या
कोई और विकृति है हमारी मस्तिष्क संबंधित, तो उस विकृति को दूर करने के लिए भस्त्रिका हमारा भ्रामरी प्राणायाम काफ़ी लाभदायक। तो भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए हमें सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर उठा के पूर्ण, ये फर्स्ट उंगलियों हमारे ऊपर, सेकंड में यहाँ उंगलियों को बंद करते हुए और नासिका के माध्यम से श्वास एक बार लेंगे। फिर दोनों अंगुष्ठों से दोनों कानों को बंद करते हुए और भौरे की तरह हमें गुंजन करते हुए आवाज़ को कंपन के माध्यम से निकालना है। इसी प्रकार से जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे मस्तिष्क के अंदर की जो भी विकृतियां हैं या हमारे अंदर जो भी भावनात्मक असंतुलन है, धीरे धीरे पूर्ण रूप से ये समाप्त हो जाता है और हम पूर्ण तल्लीनता के साथ परम ब्रह्म में एकाग्र होने की ओर बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा प्रणव प्राणायाम। प्रणव मतलब ओमकार। ओमकार ही ओमकार, ओमकार ओम शब्द पर एकाग्रचित होकर अपना पूर्ण ध्यान लगाना। लंबी गहरी श्वास लेते हैं यहाँ पे और धीरे धीरे मुख से ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए और ओम शब्द पर हमारा पूरा का पूरा ध्यान हम लगाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जब एक युवा निर्माण की जो शैली है उसके लिए योग में सबसे पहले हमें युवाओं का स्वास्थ्य सुधारना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जैसे कि हमने देखा, अगर कि जब युवा पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, शारीरिक रूप से मजबूत बनेगा तो सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। जब युवा के अंदर योग के द्वारा शारीरिक विकास को डेवलप किया जाएगा और युवा के अंदर आसन और दंडों के अभ्यास से उसको शारीरिक तौर पे बलिष्ठ बनाया जाएगा तो वो राष्ट्र के निर्माण में उपयोगी होगा। प्राणायाम के माध्यम से युवा अपने आप को साधेगा। प्राणायाम के माध्यम से जो हमने प्राणायाम का अभ्यास किया उनके माध्यम से युवा अपने आप को, अपने विचारों को, अपनी भावनात्मक असंतुलन को, पारिवारिक हो चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण हो चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण हो, इन सभी को जब युवा शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनेगा, मानसिक रूप से भावनात्मक तौर पर बैलेंस होगा तो वो अपने आप ही इन सभी समस्याओं से धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा और जीवन में अपना विकास आगे बढ़ाएगा। और यही कड़ी जुड़ती है राष्ट्र के विकास के निर्माण में कि युवा का सशक्त होना, युवा का मजबूत होना, युवा का दृढ़शाली होना कितना आवश्यक है एक राष्ट्र के निर्माण के लिए। आजकल युवा बहुत जल्दी ही परेशान हो जाता है, बहुत जल्दी ही छोटी मोटी असफलताओं को देख के घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है और अपने जो लक्ष्य होते हैं उनको बदल देता है, जिससे कि बार बार लक्ष्य बदलने से युवा के अंदर बहुत सारी भावनात्मक असंतुलन पैदा होता है। वैचारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वैचारिक दृष्टिकोण से इनबैलेंस हो जाता है। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए योग से बेस्ट युक्ति कुछ हो ही नहीं सकती। वर्तमान में अगर देखा जाए तो युवा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो आधा तो वो परेशान वैसे ही है। सोशल मीडिया से ज़्यादा अगर रिलेटेड हम रहेंगे तो हमारे अंदर
कई प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। तो सोशल मीडिया को कम करते हुए जितना हमारे लिए उपयोगी है हम उतना प्रयोग करें और धीरे धीरे अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए योग को अपने जीवन में, योग शैली को अपने जीवन में अपनाएं और अपना विकास करें, अपने चरित्र का निर्माण करें, जिससे हमारे राष्ट्र का विकास होगा और हम पूर्ण रूप से सशक्त और मजबूत बन पाएंगे। आगे की अगर हम श्रृंखला में बात करें तो जैसे कि हमने कुछ आसन, कुछ प्राणायामों का अभ्यास किया। योग की अगर कि हम वैकल्पिक तौर पर बात करें तो योग शब्द जो है, योग से युवा निर्माण, तो योग अगर कि हम देखा जाए तो आसन या प्राणायाम करना, योग क्या बस यहीं तक सीमित है? योग का वास्तविक जो अर्थ है वो क्या है? वास्तविकता हमारे अंदर क्या होना चाहिए योग के प्रति? क्या योग हम सुबह उठना, आसन करना, प्राणायाम करना या जो शारीरिक जो व्यायाम है उसको करना ही यहीं तक सीमित योग है, या फिर योग का अर्थ वास्तविकता में कुछ और ही है? वर्तमान की दृष्टिकोण या वर्तमान की जीवन शैली में देखा जाए तो योग सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से योग, लोगों को स्वस्थ रखना योग है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना योग है। अगर कि हम किसी सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उस सफलता को हासिल करना योग है जीवन के अनुसार देखा जाए। मैथमेटिकल दृष्टि से अगर हम देखें तो 2+2 मिल जाना योग हो जाता है, या फिर जीवन के परम उद्देश्य को पा लेना योग है। तो इसी श्रृंखला में अगर देखा जाए तो योग वास्तविकता क्या है? जीवन को समझ लेना, जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त कर लेना योग है, या फिर योग को हम किस प्रकार से बता सकते हैं? तो योग, जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कहा गीता में, योगः कर्मसु कौशलम, तो योग से कार्यों में कुशलता आती है। क्या वही योग है? जहाँ जहाँ हम जो कार्य कर रहे हैं वो कुशलता के साथ कर रहे हैं, वही योग है। तो कहने का अर्थ यही है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपने लक्ष्यों को तय किया है, और अगर कि उसको कुशलता से हम कर रहे हैं तो वही हमारे लिए योग बन जाता है। जीवन के उन परम उद्देश्यों को पूर्ण करना, जीवन के उन परम उद्देश्यों को समझना, जीवन के वो अनुभौतिक सत्यों को जानना कि जीवन वास्तविकता में है क्या, जीवन हम जो जी रहे हैं क्या वास्तविकता में यही एक जीवन शैली है, या फिर इसके बाहर भी कुछ और है? तो इन समस्याओं से ऊपर उठ जाना ही योग है। जीवन के परम उद्देश्य को पा लेना योग है। जीवन को समाधि मोक्ष की ओर ले जाना योग है। जीवन में एक युवा से, एक बालक से उठकर युवा बनना, और युवा अपनी जो मूल उद्देश्य है, मूल कर्तव्य है, मूल अधिकार हैं, उन कर्तव्यों को पूर्ण रूप से कुशलता के साथ निर्वहन करना, यह योग है। या वास्तविकता में योग क्या है? तो जिन शब्दों के माध्यम से हम जहाँ जिस तरफ जाएंगे, जो कार्य को हम कुशलता के साथ करेंगे, कार्य का मतलब अशुभ कार्य नहीं, शुभ कार्य, जो शुभ कार्यों को हम कुशलता के साथ करेंगे वही वास्तविक दृष्टिकोण से योग है। जीवन के परम उद्देश्य को जानना योग है। जीवन में परम सफलता को प्राप्त करना योग है। जीवन में हमारे अंदर आई हुई विकृतियों को दूर करके आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद, षटकर्म का अभ्यास तो सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना है। जब शारीरिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखकर जब हम जीवन के परम मूल उद्देश्यों की ओर बढ़ते हैं, तब योग की शुरुआत होती है। वर्तमान जीवन शैली में आसन प्राणायामों का महत्व इसलिए है क्योंकि इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन में शारीरिक विकास भी हमें अति आवश्यक है, जीवन में हमारा मानसिक विकास भी अति आवश्यक है, जीवन में हमारा भावनात्मक विकास, आध्यात्मिक विकास, इन सभी को कड़ी को जोड़ा जाए तो योग का प्रारंभ यहीं से हो जाता है। तो योग का वास्तविक उद्देश्य जितना आप जान सको, जितना आप समझ सको, उतना ही अधिक है।
जीवन में विभिन्न उद्देश्यों को समझते हुए जीवन में विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम जो योग की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, योग से हम हमारे समस्त राष्ट्र को आरोग्यता की ओर जो बढ़ा रहे हैं, वो एक परम उद्देश्य कार्य है, जिसके माध्यम से हम समस्त प्रकार की बीमारियां, जो आजकल नई नई प्रकार की बीमारियां डेवलप हो रही हैं, इस बीमारियों को योग के माध्यम से बैलेंस करते हुए, योग के माध्यम से उन्हें हमारे शरीर के अंदर प्रवेश न करने देना, योग के माध्यम से हमारी शारीरिक क्षमता को बढ़ाकर हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए रखना, योग के माध्यम से हमारे विचारों को उच्च। कहते हैं कि जब एक युवा में शारीरिक विकास का निर्माण करता है, जब युवा अपने जीवन में आगे बढ़ता है, तो जो स्वस्थ युवा, योग से जब स्वस्थ युवा होगा तो हम कह सकते हैं कि स्वस्थ युवा से ही हमारे सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। योग, स्वस्थ युवा, सशक्त निर्माण, इसके बाद शालीन युवा, श्रेष्ठ राष्ट्र, और अगर कि हम बात करें स्वावलंबी युवा, तो संपन्न राष्ट्र का निर्माण होता है। स्वावलंबी युवा, संपन्न राष्ट्र। तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं योग की, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? योग से ही होती है। तो युवा वर्तमान और भविष्य का निर्माण करता होता है एक राष्ट्र के लिए। जीवन उपयोगी बनाने के लिए योग कितना आवश्यक है, जो हमें वर्तमान की जो कोरोना महामारी ने बता दिया है, किस प्रकार से हम रेगुलर की दिनचर्या में योग करते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से योग में रख सकते हैं। और आज का जो व्याख्यान था, योग से युवा निर्माण, राष्ट्र निर्माण, ये इसी पर बेस्ड था कि वास्तविकता में योग को हम जानें, योग को समझें और उसको अपनाएं जीवन में। युवा कहते हैं, बहुत युवा कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो कोशिश यही रहे हमारी, हम योग को हमारे जीवन में उतारें, हमारे राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। साथ ही मैं इन्हीं शब्दों के माध्यम से मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। साथ में ही राजमाता अहिल्या योग केंद्र, जो योग संस्था इंदौर मध्य प्रदेश योग यात्रा के माध्यम से जो कार्य कर रही है, सोशल मीडिया पर जो इन्होंने मध्य प्रदेश योग यात्रा एक कार्यक्रम लॉन्च कर रखा है, ये एक अपने आप में ही एक अद्भुत कार्य है। ये सराहनीय कार्य है आपका। आप इस कार्य के माध्यम से लोगों के अंदर एक जागरूक भाव पैदा कर रहे हैं, योग के प्रति लोगों को बता रहे हैं कि वास्तविकता में योग क्या है। विभिन्न राज्यों, विभिन्न जिलों के माध्यम से विभिन्न योगाचार्य, विभिन्न योग ट्रेनरों के माध्यम से जो युवा, जो हमारे जन कल्याण के प्रति जो कार्य आप कर रहे हैं, वो काफ़ी ही सराहनीय कार्य है। और इसी श्रृंखला में आप आगे बढ़ते रहें और योग की जो पताका है, जो परचम है, पूरे मध्य प्रदेश से लेके पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व तक ये कार्य को आप लेकर जाएं। इस कार्य के माध्यम से एक लोगों के अंदर योग के प्रति एक सकारात्मक विचार, एक सकारात्मक दृष्टिकोण आएगा, जिसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं इन्हीं कार्यों के माध्यम से योग से जुड़ेंगे और योग का लाभ लेंगे। तब हमारा राष्ट्र पूरे विश्व पर एक योग गुरु के माध्यम से तो आज जाना ही जाता है, हम फिर भी और योग को अच्छा डेवलप कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया आप लोगों के बीच आने का और अपने विचारों को आपके समक्ष रखने का। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।